हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व में चरवाहे। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स इन द माउंटेन्स, फिर ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डिजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बुग्याल्स, vast meadows in the high mountains, are vast natural pastures on the high mountains above 12,000 feet. ऊंचे पहाड़ों पर बड़े घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ये 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं और ये नेचुरल पास्चर यानी प्राकृतिक चारागाह होते हैं। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। दे आर अंडर स्नो इन द विंटर एंड कम टू लाइफ आफ्टर अप्रैल। विंटर सीजन में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद जब बर्फ पिघल जाती है तब ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। At this time, the entire mountainside is covered with a variety of grasses, roots and herbs. इस समय पहाड़ की तलहटी में तरह तरह के घास उगते हैं, रूट्स और हर्ब्स यानी जड़े और जड़ी बूटियां उगती हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। By monsoon, these pastures are thick with vegetation and carpeted with wild flowers. मॉनसून सीजन में इन चारागाहों में वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं और थिक वेजिटेशन से ये कवर्ड हो जाते हैं। मॉनसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। In this chapter, you will read about nomadic pastoralists. इस चैप्टर में हम नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट यानी घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। नोमैड्स आर पीपल who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. नोमैड्स यानी घुमंतू उन लोगों को कहा जाता है जो एक जगह पर टिककर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका कमाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. भारत के अनेक हिस्सों में हमें नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट देखने को मिलते हैं। वे अपने गोट्स, शीप, कैमल्स या कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। देश के कई हिस्सों में
हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड? क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न वॉट देयर पास्ट हैज बिन? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? इस चैप्टर में हम इन सवालों के जवाबों को समझेंगे। Pastoralists rarely enter the pages of history textbooks. हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में चरवाहों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है हमें। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. जब आप हिस्ट्री के क्लासेस में या फिर इकोनॉमिक्स के क्लासेस में इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री यानी कृषि और उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। Sometimes you read about artisans, but rarely about pastoralists. कभी कभी हम इन क्लासेस में आर्टिजन्स यानी कारीगरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चरवाहों के बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता। As if their lives do not matter, as if they are figures from the past who have no place in modern society. ऐसा लगता है जैसे चरवाहों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में यानी आधुनिक समाज में उनकी कोई जगह नहीं है, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ pastoralism हैज बीन important इन सोसाइटीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। इस चैप्टर में हम pastoralism यानी चरवाही के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे सोसाइटीज में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। यू विल रीड अबाउट द वे colonialism impacted their lives and how they have coped with the pressures of modern society. हम इस चैप्टर में यह भी समझेंगे कि कैसे कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला और कैसे उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के प्रेशर को हैंडल किया। यहां आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। इवन टुडे द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। आज भी जम्मू एंड कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गोट और शीप के झुंड रखते हैं।
जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवर रखते हैं। Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग 19th सेंचुरी में माइग्रेट करके इस रीजन में आए थे क्योंकि वे अपने जानवरों के लिए पास्चर यानी चारागाह ढूंढ रहे थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहां आए थे। आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुज्जर बकरवाल कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ग्रेजुअली ओवर द डिकेड्स दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द एरिया एंड मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। धीरे धीरे वे यहीं पर बस गए, फिर समर सीजन और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग वे चारागाहों में मूव करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। इन विंटर when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of the Shivalik range. The dry scrub forests here provided pasture for their herds. विंटर सीजन में जब ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिरती तो उनके जानवरों के लिए घास उपलब्ध नहीं होती, तो वे शिवालिक रेंज के लोअर हिल्स पर आ जाते थे। इस इलाके में मिलने वाली ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट यानी सूखी झाड़ियां ही जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगैन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अप्रैल के एंड तक में वे नॉर्थ के तरफ जाने लगते थे समर सीजन के ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। Several households came together for this journey, forming what is known as a काफिला। इस जर्नी में बहुत सारे परिवार एक साथ मिलकर ट्रैवल करते थे, इसे काफिला कहते हैं। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। दे क्रॉस्ड द पीर पांजल पासेस एंड एंटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर। वे पीर पांजल पास को क्रॉस करके कश्मीर वैली पहुंच जाते थे। वे पीर पांजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड्स वेयर लश ग्रीन। जैसे ही समर सीजन शुरू होता पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। द वैरायटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउटेड प्रोवाइडेड रिच न्यूट्रिशंस फोराज फॉर द एनिमल हर्ड्स। इस टाइम यहां पर जो घास उगती थी उसमें बहुत पोषक तत्व होता था और जानवरों के झुंड का पेट भी भर जाता था। इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। बाय एंड सितंबर द बकरवाल्स वेयर ऑन द मूव अगेन, दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंटर बेस। सितंबर के एंड तक में वे फिर अपनी जर्नी शुरू करते और वे निचले इलाकों में आ जाते थे विंटर सीजन में। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर
चले जाते। When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. जब ऊंचे पहाड़ों पर विंटर सीजन में बर्फ जमने लगती, तब जानवर लोअर हिल्स पर चारा चरते थे। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती, तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ माउंटेन्स, द गड्डी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। पहाड़ों के डिफरेंट एरियाज में भी चरवाहों का एक समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के गड्डीज, वे भी समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते थे, ताकि उनके जानवरों के लिए चारे का इंतजाम हो पाए। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गड्डी समुदाय कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। इस पॉइंट को भी अब आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहां पे आपसे पूछा जा सकता है, गड्डी शेपर्ड्स कहां से बिलोंग करते थे? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दे टू स्पेंट देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट्स। गड्डीज भी अपने मवेशियों के साथ शिवालिक रेंज के लोअर हिल्स पर आ जाते थे और विंटर सीजन में यहीं पर उनके जानवर स्क्रब फॉरेस्ट में चारा चरते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। बाई अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। अप्रैल आते आते वे उत्तर की ओर चलने लगते और लाहौल और स्पीति में समर सीजन बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to higher mountain meadows. जब गर्मी पड़ती और बर्फ पिघलती, तो पासेस क्लियर होते, तो बहुत सारे लोग और ऊपर पहाड़ों पर चल देते थे, ताकि उन्हें अपने जानवरों के लिए घास के मैदान मिले। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते, तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। बाई सितंबर दे बिगैन देयर रिटर्न मूवमेंट। सितंबर आते आते गड्डीज फिर नीचे की तरफ चल देते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति, रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। वापस नीचे लौटते वक्त वे स्पीति और लाहौल में रुकते और गर्मी में उन्होंने जो क्रॉप्स बोया था उसे काटते और विंटर क्रॉप्स की बुआई करके नीचे चले जाते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसल काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। Then they descended with their flock to their winter grazing ground on the शिवालिक हिल्स। फिर गड्डीज विंटर सीजन में नीचे शिवालिक के चारागाहों पर आ जाते थे। यहां से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते थे। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगैन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शीप टू दी समर मेडोज। फिर अगले अप्रैल में वे फिर से समर सीजन के चारागाहों की तरफ अपने गोट्स शीप्स के साथ रवाना हो जाते थे। अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं, द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट्स ऑफ द भाबर इन द विंटर and went up to the high meadows, the बुग्याल्स, in summer. गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर अपने कैटल के साथ विंटर सीजन में भाबर के ड्राई फॉरेस्ट में आ जाते थे
और समर सीजन में वे ऊपर बुग्याल के घास के मैदान की तरफ चले जाते थे। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। भाबर, अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं के फुटहिल्स पर जो ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है उसको भाबर कहा जाता है। भाबर गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. उनमें से बहुत सारे लोग 19th सेंचुरी में जम्मू से उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों में आए थे हरे भरे चारागाहों की तलाश में और फिर यहीं बस गए। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पैस्चर्स was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including the Bhutias, Sherpas and Kinnoris. हिमालयाज में रहने वाली बहुत सारी पैस्टोरल कम्युनिटीज जैसे भूटियाज, शेरपाज, किन्नौरीज समर और विंटर सीजन में ऐसे साइक्लिकल मूवमेंट करते थे अपने कैटल्स के लिए चारे की तलाश में। समर सीजन में ऊपर चले जाते थे और विंटर सीजन में नीचे आ जाते थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का ये चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भूटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये कम्युनिटीज के नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. इन सभी कम्युनिटीज को सीजनल चेंज के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता था, तभी वे अच्छे से एडजस्ट कर पाते थे और वे चारागाहों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flock to new areas. जब एक चारागाह की घास फूस खत्म हो जाती थी, तो ये कम्युनिटीज अपने कैटल्स के झुंड के साथ दूसरे चारागाह की तरफ चल देते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पास्चर्स टू रिकवर। इट प्रिवेंटेड देयर ओवरयूज। इन कम्युनिटीज के कंटिन्यूअस मूवमेंट के चलते चारागाहों को रिकवर होने का मौका भी मिल जाता था, मतलब वापस उसमें घास उगाते थे और इससे एक चारागाह का ओवर यूज होने से भी बच जाता था। इस आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डिजर्ट्स। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। नॉट ऑल पैस्टरलिस्ट operated in the mountains. They were also to be found in the plateaus, plains and deserts of India. सभी चरवाहे पहाड़ों पर नहीं रहते थे। वे प्लेट्यूस, प्लेन्स और डिजर्ट एरियाज में भी बड़ी संख्या में रहते थे। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। Dhangars were an important pastoral community of Maharashtra.
महाराष्ट्र में धंगर्स एक इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 4,67,000। अर्ली 20th सेंचुरी में इस क्षेत्र में धंगड़ कम्युनिटी की पॉपुलेशन लगभग 4,67,000 थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still others were buffalo herders। उनमें से ज्यादातर शेपर्ड्स यानी गड़ेड़िए थे, कुछ ब्लैंकेट वीवर्स यानी कंबल बनाते थे और कुछ भैंस पालते थे। उनमें से ज्यादातर गड़ेड़िए या चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। The Dhangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon। मॉनसून सीजन में धंगर शेपर्ड्स महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू पे रहते थे। धंगर गड़ड़िए बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। दिस वॉज ए सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब। ये सेमी एरिड रीजन था, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र था, जहां पर कम बारिश होती थी और सॉइल भी फर्टाइल नहीं था। यहां पर थॉर्नी स्क्रब थे। ये एक अर्ध शुष्क इलाका था, जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर। इस क्षेत्र में बाजरा जैसे ड्राई क्रॉप्स ही उगाए जा सकते थे। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहां और कुछ नहीं उगता था। इन द मॉनसून दिस ट्रैक्ट बिकम ए वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द धंगड़ फ्लॉक्स। मॉनसून सीजन में धंगड़ कम्युनिटी के जानवरों के लिए यहां पर अच्छा खासा ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता था। मॉनसून में ये पट्टी धंगड़ों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। अक्टूबर के आसपास धंगर्स बाजरा की हार्वेस्टिंग करते और चारागाहों की तलाश में वेस्ट की तरफ चल पड़ते थे। अक्टूबर के आसपास धंगड़ बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच्ड द कोंकण। अपने कैटल के साथ एक महीने के करीब चलने के बाद वे कोंकण पहुंच जाते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। दिस वॉज ए फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। हियर द शेपर्ड्स वेयर वेलकम्ड बाय कोंकणी पीजेंट्स। कोंकण क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश होती थी और सॉइल भी फर्टाइल था, इसलिए यहां पर खेती अच्छे से होती थी। कोंकण किसान भी धंगड़ शेपर्ड्स का दिल खोलकर स्वागत करते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट was cut at this time, the fields had to be fertilized and made ready for the rabi harvest। जिस समय धंगड़ शेपर्ड्स कोंकण पहुंचते थे, उस वक्त कोंकण किसान खरीफ की फसल काटकर रबी की फसल बोने के लिए अपने खेतों को तैयार करते थे और उसे पुनः उपजाऊ बनाते थे। जिस समय धंगड़ कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। खरीफ द ऑटम क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर।
सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसलों की कटाई होती है। खरीफ को ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। राबी द स्प्रिंग क्रॉप यूजुअली हार्वेस्टेड आफ्टर मार्च। राबी क्रॉप्स की कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। इसे स्प्रिंग क्रॉप भी कहा जाता है। रबी जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। धंगड़ फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। धंगड़ कम्युनिटी के जानवर खरीफ फसल कटने के बाद जो स्टबल यानी ठूंठ बचती थी उसे खाते थे और इन जानवरों के गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। धंगड़ों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। स्टबल लोअर एंड्स ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई के बाद जमीन में जो उसकी जड़ रह जाती है उसे स्टबल यानी ठूंठ कहते हैं। ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़। The Konkani peasants also gave supplies of rice, which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce. कोंकणी किसान धंगर शेपर्ड्स को चावल भी देते थे जब वे वापस प्लेटू पर जाते थे, क्योंकि वहां पर इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। With the onset of the monsoon, the Dhangars left the Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to their settlements on the dry plateau. The sheep could not tolerate the wet monsoon conditions. जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती, धंगर्स अपने जानवरों के साथ कोंकण और कोस्टल एरियाज को छोड़कर वापस ड्राई प्लेट्यू की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि उनके शीप्स वेट मॉनसून को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। मॉनसून की बारिश शुरू होते ही धंगड़ कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मॉनसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। In Karnataka and Andhra Pradesh, again, the dry central plateau was covered with stone and grass, inhabited by cattle, goat and sheep herders. कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के सेंट्रल प्लेट्यू पत्थर और घास से घिरे हुए थे। यहां पर कैटल, गोट, शीप हर्डर्स रहते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ड़ियों का ही बसेरा रहता था। दी गोल्लाज हर्डेड कैटल, दी कुरुमास एंड कुरुबास रियर्ड शिप एंड गोट्स एंड सोल्ड वुवेन ब्लैंकेट्स। गोल्ला कम्युनिटी कैटल पालते थे। कुरुमा और कुरुबा कम्युनिटी के लोग शीप, गोट्स पालते थे और हाथ से बुने ब्लैंकेट बेचते थे। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। दे लिव्ड नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, engaged in variety of petty trades and took care of their herds. ये लोग जंगल के आसपास रहते थे और स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर खेती करते थे। वे तरह तरह के काम करते थे और अपने जानवरों की देखभाल करते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। Unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythms of their movement. Rather, it was the alteration of the monsoon and dry season. पहाड़ पर रहने वाले चरवाहे विंटर और समर सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते थे, लेकिन प्लेन्स, प्लेट्यूज पर रहने वाले लोग मॉनसून और ड्राई सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते थे।
पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। In the dry season, they moved to the coastal tracts and left when the rains came. ड्राई सीजन में वे कोस्टल एरियाज में यानी तटीय इलाकों में चले जाते थे और बारिश के मौसम में वहां से वापस चल देते थे क्योंकि शीप्स वेट कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाती थी। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। Only buffaloes liked the swampy, wet conditions of the coastal areas during the monsoon months. सिर्फ भैंसों को ही मॉनसून मंथ में वेट और स्वैम्पी कंडीशन पसंद आता था और जो लोग भैंस पालते थे सिर्फ वही मॉनसून मंथ में कोस्टल एरियाज के पास रुक सकते थे। मॉनसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम। बारिश के मौसम में दूसरे जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। बंजारास वेयर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। बंजारास एक वेल नोन चरवाहे थे। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। दे वेयर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर लैंड फॉर देयर कैटल they moved over long distances, selling plow cattle and other goods to villagers in exchange for grain and fodder. अच्छे चारागाह की तलाश में ये लोग बहुत लंबी दूरी तय करते थे। ये लोग अनाज और चारे के बदले खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें गांव वालों को बेचते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। इन द डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव द रायकास। राजस्थान के डिजर्ट एरियाज में रायकास रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज मीगर एंड अनसर्टेन। इस क्षेत्र में बारिश बहुत अनसर्टेन थी, अगर होती भी थी तो बहुत कम। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर। जब रेनफॉल अनसर्टेन थी तब खेती की उपज भी हर साल फ्लक्चुएट करती थी। इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। बहुत सारे क्षेत्रों में वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड पर फसल नहीं उग पाती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। सो द रायकास कंबाइंड कल्टीवेशन विथ पैस्टोरलिज्म। हर साल रेनफॉल अनसर्टेन थी, इस वजह से खेती की उपज भी फ्लक्चुएट करती थी। इसलिए रायकास खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। ड्यूरिंग द मॉनसून्स द रायकास ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर stayed in their home villages where pasture was available. बारिश के मौसम में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के रायकास अपने घरों में रहते थे जहां पर चारा उपलब्ध होता था। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका
अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। By October, when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of other pasture and water and returned again during the next monsoon. अक्टूबर आते आते जब ये चारागाह सूखने लगते, तब रायकास पानी और चारे की तलाश में दूसरे जगह मूव करते थे और फिर अगले बारिश के सीजन में वापस लौटते थे। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। One group of Raikas, known as the Maru Desert Raikas, herded camels, and their settlement is called a Dhandi. Another group reared sheep and goat. रायकास के ग्रुप को मारू रायकास के नाम से जाना जाता है। वो ऊंट पालते हैं और उनके बस्ती को ढांडी कहा जाता है। रायकास का दूसरा ग्रुप शिप और गोट पालते हैं। रायकाओं का एक समूह, जिसे मारू रेगिस्तान रायका के नाम से जाना जाता है, ऊंट चराते हैं और उनकी बस्ती को भांडी कहा जाता है। दूसरा समूह भेड़ बकरी पालता था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके इनके सेटलमेंट का नाम पूछा जा सकता है। अ कैमल फेयर टेक्स प्लेस एट बालोतरा इन वेस्टर्न राजस्थान। कैमल हर्डर्स कम टू द फेयर टू सेल एंड बाय कैमल्स। वेस्टर्न राजस्थान में बालोतरा में कैमल फेयर लगता है। कैमल हर्डर्स यहां पर आते हैं और ऊंट खरीदते बेचते हैं। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा में ऊंट मेला लगता है। मेले में ऊंट पालक ऊंट बेचने और खरीदने आते हैं। The Maru Raikas also display their expertise in training their camels. Horses from Gujarat are also brought for sale at this fair. मारू रायकास यहां पर कैमल्स को ट्रेनिंग करने की अपनी एक्सपर्टीज को भी प्रदर्शित करते हैं। गुजरात से घोड़ों को भी लाया जाता है बेचने के लिए। मारू रायका अपने ऊंटों को प्रशिक्षित करने में भी अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करते हैं। इस मेले में गुजरात से भी घोड़े बिक्री के लिए लाए जाते हैं। A Maru Raika genealogist sits with a group of Raikas. The genealogist recounts the history of the community. मारू रायका जीनियोलॉजिस्ट यानी वंशावलिज्ञ रायकास के ग्रुप के साथ बैठते हैं और अपने समुदाय के इतिहास का वर्णन करते हैं, कहानियां सुनाते हैं। एक मारू रायका वंशावलिज्ञ रायकाओं के एक समूह के साथ बैठता है। वंशावलिज्ञ समुदाय के इतिहास का वर्णन करता है। Such oral traditions give pastoral groups their own sense of identity. These oral traditions can tell us about how a group looks at its own past. इस तरह के ओरल ट्रेडिशन से चरवाहों को अपने पहचान का एहसास मिलता है। उन्हें भी महसूस होता है कि वे हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इन ओरल ट्रेडिशन से हमें भी उनके अतीत के बारे में पता चलता है। ऐसी मौखिक परंपराएं देहाती समूहों को उनकी अपनी पहचान का एहसास दिलाती हैं। ये मौखिक परंपराएं हमें बता सकती हैं कि कोई समूह अपने अतीत को कैसे देखता है। So we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors. तो हमने समझा कि चरवाहे यूं ही एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते। वे बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती है। They had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. वे छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं, जैसे एक जगह पर कितने दिन तक वे अपने जानवरों के झुंड के साथ रह सकते हैं ताकि चारागाह का ओवर यूज ना हो पाए, और वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें पानी और चारा कहां और कितनी आसानी से मिल सकता है।
उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories. उन्हें एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए सही टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वे सीजन के हिसाब से मूव करते हैं और अगर वे गलत टाइम पे मूव किए तो उनके पशुओं के झुंड को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें किन इलाकों में जाने की छूट मिलेगी और किन इलाकों में नहीं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। They had to set up a relationship with farmers on the way so that the herds could graze in harvested fields and manure the soil. वे जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तब वे किसानों के साथ भी अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में खूंट को चर सके और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल सके। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। They combined a range of different activities, cultivation, trade and herding to make their living. Pastoralists अपनी आजीविका कमाने के लिए खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, पशु चराते हैं। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।